नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक कहानी का स्रोत है जिसका शीर्षक है 6 भाइयों की भूतिया हवेली यात्रा। यह स्रोत 6 भाइयों के एक कह सकते हैं काफी डरावने अनुभव का वर्णन करता है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी उन 6 भाइयों के बारे में है जो अपने शहर की एक बदनाम सी वीरान हवेली है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। तो वो उसके रहस्यों को जानने का फैसला करते हैं। और स्रोत हमें उनकी पूरी यात्रा पे ले जाता है ना, मतलब हवेली के अंदर क्या हुआ, वो भयानक अनुभव। हाँ, और कहानी का अंत भी काफी अप्रत्याशित है, बहुत हटके। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके पहलुओं को समझना है कि कहानी कैसे बनाई गई है, पात्र कैसे हैं, बिल्कुल। डर कैसे पैदा किया गया है, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं, और क्या स्रोत के आधार पर कोई गहरा मतलब, कोई संदेश छिपा है इसमें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की परतों को खोलते हैं जरा। तो शुरुआत करते हैं कहानी के केंद्रीय बिंदु से, वो हवेली, काली हवेली। स्रोत बताता है कि ये शहर के बीचों बीच है, पर है एकदम अलग थलग। ऊंची, टूटी फूटी, पूरी तरह वीरान, एक डरावनी तस्वीर बनती है दिमाग में। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये डर का एक प्रतीक बन चुकी है उस जगह के लिए। हाँ, और सिर्फ वीरान होना ही डरावना नहीं है। स्रोत में उन किंवदंतियों का भी जिक्र है ना, कि रात में परछाइयां दिखती हैं, अजीब हंसी गूंजती हैं। और वो बात कि जो भी वहां से लौटता है वो पहले जैसा नहीं रहता। ये सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात है। सही कहा। ये कहानी के शुरू में ही एक माहौल बना देता है, मतलब पाठक या दर्शक को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, एक क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाली सेटिंग है ये। तो उम्मीदें तो बन दी जाती हैं, और इन उम्मीदों का सामना करने वाले हैं वो 6 भाई। अच्छा, उनके बारे में स्रोत क्या बताता है? पात्र परिचय कैसा है? काफी दिलचस्प है। हर भाई का अपना एक अलग व्यक्तित्व दिखाया गया है। जैसे सूरज, वो 22 साल का सबसे बड़ा, जिम्मेदार और बहादुर बताया गया उसे। ठीक है। फिर है विहान, जो मजाकिया किस्म का है, हर बात को हल्के में लेने वाला। साहिल है, जो थोड़ा डरपोक और संवेदनशील है। आरव है, जो तार्किक है, शांत रहने वाला। कबीर, जिसे गुस्सैल और जिद्दी बताया गया है। और फिर सबसे छोटा आर्यन, 16 साल का, मासूम और जिज्ञासु। किरदारों में ये विविधता, ये कहानी के लिए काफी अहम होती है ना? मतलब सिर्फ नाम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से कहानीकार का तरीका है ये दिखाने का कि डर के सामने लोग कैसे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। सही बात है। कोई बहादुरी दिखाएगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई डर जाएगा। कोई तर्क लगाएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई शायद बस मासूमियत से देखेगा। इससे कहानी में तनाव भी बढ़ता है और पाठक का जुड़ाव भी। और स्रोत में एक और बात थी ना, कि उनका हवेली से कोई पुराना कनेक्शन था। हाँ, ये भी बताया गया है। बचपन का नाता था, वो हवेली के पास खेला करते थे और उसकी डरावनी कहानियां सुनते ही बड़े हुए थे। तो ये सिर्फ किसी अनजान जगह जाना नहीं हुआ उनके लिए, ये तो अपने बचपन के डर का सामना करने जैसा हो गया। एग्जैक्टली। और इसी माहौल में वो चुनौती वाली बात आती है। हाँ, वो कैसे हुआ? स्रोत के हिसाब से वो कोई खेल खेल रहे थे और कबीर ने, जो गुस्सैल और जिद्दी है, उसने हिम्मत दिखाने के लिए कहा कि चलो हवेली के अंदर चलते हैं। अच्छा, तो एक तरह की मर्दानगी साबित करने वाली चुनौती। अक्सर ऐसी कहानियों में यही शुरुआत होती है। बिल्कुल। और फिर सबकी प्रतिक्रियाएं भी उनके किरदारों के हिसाब से ही होती हैं। साहिल, जो डरपोक है, वो फौरन डर जाता है, कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, वहां से कोई वापस नहीं आता। उसका डर तो जायज लगता है कहानी के हिसाब से। हाँ, वो खतरे को आवाज देता है। दूसरी तरफ सूरज है, बड़ा भाई, तार्किक। वो इसे अंधविश्वास कहता है और फैसला करता है कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तो यहाँ तर्क और डर का सीधा टकराव दिखता है। बिल्कुल। और यहीं से उनकी असल यात्रा शुरू होती है। स्रोत उनके हवेली में घुसने के समय का माहौल भी बड़ा प्रभावी ढंग से बताता है। शाम ढल रही है, आसमान लाल और काला हो रहा है। ये तो अपने आप में ही एक अशुभ संकेत जैसा लगता है। हाँ, और फिर वो छोटी छोटी डिटेल्स, गेट पर जंग लगा है, ताला पहले से टूटा हुआ है। टूटा हुआ ताला, इसका क्या मतलब हो सकता है? कि वो पहले लोग नहीं थे जो अंदर गए? हो सकता है, या शायद बस हवेली की उपेक्षा दिखाने के लिए। फिर धूल और सूखे पत्तों से भरा रास्ता और दरवाजे की वो चरमराती आवाज, जिसे स्रोत चीखने जैसी कहता है। ये सब डर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हमारे इंद्रियों पर असर करते हैं। और अंदर घुसते ही गहरा सन्नाटा, जैसे सदियों से कोई ना आया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोत बताता है कि अंदर सिर्फ 4 भाई ही जाते हैं। अच्छा, 2 बाहर रह जाते हैं? हाँ, 2 भाई बाहर ही इंतजार करने का फैसला करते हैं। पर स्रोत ये बताता है कि कौन से 2 भाई रुके?
नहीं, ये नहीं बताया गया, और ये अपने आप में एक रहस्य छोड़ देता है। क्या वो डर गए थे, या ज्यादा समझदार थे, या कहानीकार ने उन्हें जानबूझकर बाहर रखा? हो सकता है इससे अंदर गए भाइयों की स्थिति और भी असुरक्षित लगती है, उनकी संख्या कम हो गई। बिल्कुल। तो अंदर घुसते ही हवा भारी और ठंडी महसूस होती है। टूटे पंखे, दीवारों पर नमी, अजीब निशान, ये सब तो एक वीरान जगह पर अपेक्षित है। लेकिन डर का असली खेल तब शुरू होता है जब चीजें महसूस होने लगती हैं, है ना, सिर्फ दिखने वाली नहीं। सही कहा। जैसे साहिल का अनुभव, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगता है कोई पीछे चल रहा है, मुड़कर देखता है तो कोई नहीं। पर कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। ये क्लासिक तरीका है डर पैदा करने का, अनदेखे का डर। हाँ, हमारा दिमाग खुद ही उस खाली जगह को भर लेता है, और ये डर सिर्फ साहिल तक नहीं लेता। जल्द ही स्रोत बताता है सभी भाइयों को दीवानों से फुसफुसाहट महसूस होने लगती है। शब्द साफ नहीं है, ये और भी डरावना है। अगर समझ आता कि क्या कहा जा रहा है तो शायद सामना कर पाते। ये तो बस अनिश्चितता बढ़ाता है। यहाँ से डर व्यक्तिगत से सामूहिक हो जाता है, और फिर तीसरी मंजिल पर डर का स्तर और ऊपर जाता है। क्या होता है वहां? अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है, और फिर दीवार से एक साफ आवाज गूंजती है, धमकी भरी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाप रे, अब ये फुसफुसाहट नहीं रही, ये सीधी धमकी है। खतरा अब ज्यादा वास्तविक लगने लगता है। हाँ, स्रोत बताता है भी कबीर गुस्से में पूछता भी है कि कौन है, पर कोई जवाब नहीं। वहां सिर्फ एक पुराना आईना है। आईना? और आईने में कुछ खास होता है? हाँ, जब भाई उसमें देखते हैं तो उन्हें अपना ही अक्स दिखता है, पर कुछ अजीब लगता है। ध्यान से देखने पर अक्स की आंखें लाल नजर आती हैं। ओह, ये तो बहुत परेशान करने वाला है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी आईना तो खुद को देखने का जरिया होता है। क्या मतलब है इसका, कि हवेली उन्हें बदल रही है? या शायद उनके अंदर का डर ही उन्हें ऐसे दिख रहा है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, कोई सीधा जवाब नहीं देता। और फिर चौथी मंजिल, वहां तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं ना? बिल्कुल। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, भाई फंस जाते हैं। ये हॉरर कहानियों में अक्सर होता है। भागने का रास्ता बंद। अब उन्हें खतरे का सामना करना ही पड़ेगा। और सामना होता भी है, सीधे तौर पर। खिड़कियों से काले धुएं जैसे साए अंदर आते हैं और धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले लेते हैं। उनका वर्णन कैसा किया गया है? भयानक। लंबे बालों वाली औरत, लाल आंखें, चौड़ा मुंह और डरावनी हंसी। ये अब तक का सबसे सीधा और ग्राफिक खतरा है। ये अब सिर्फ महसूस होने वाला डर नहीं, दिखने वाला राक्षस है। तो भाई क्या करते हैं? जाहिर है डर जाते होंगे। हाँ, चीखते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानीकार उन्हें और फंसाता है। सीढ़ियां गायब हो जाती हैं। सीढ़ियां गायब? मतलब अब कोई रास्ता नहीं? हाँ, पूरी तरह से उम्मीद तोड़ने वाला पल। उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा मिलता है, जिसके आखिर में एक दरवाजा है, और उस दरवाजे पर खुमिन से लिखा है, अब तुम मेरे हो। ये तो पूरी तरह हार मानने वाली स्थिति लगती है, जैसे अब कोई बच नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल निराशाजनक माहौल बन जाता है। लेकिन तभी जब लगता है सब खत्म, कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। क्या होता है? भागते भागते भाइयों को एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। छिपा हुआ कमरा? ये पहले क्यों नहीं दिखा, या डर में नजर नहीं आया? कहा नहीं जा सकता, शायद हवेली ही उन्हें वहां ले गई। कमरे के बीच में एक पुरानी अलमारी रखी है। अलमारी? और फिर? यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जहां बड़े भाई शायद सोच विचार या डर में उलझे होंगे, वहीं सबसे छोटा आर्यन, जो मासूम है, वो आगे बढ़ता है। आर्यन? वो 16 साल वाला? हाँ, वो डर के बावजूद आगे बढ़ता है और अलमारी का दरवाजा खोलता है। अक्सर ऐसा होता है ना कहानियों में, कि मासूमियत या एक अलग नजरिया ही रास्ता दिखाता है। और जैसे ही आर्यन उसे जलाता है, हवेली में एक तेज चीख गूंजती है। चीख? किसकी? शायद उन सायों की, क्योंकि स्रोत बताता है कि सारे साए धुएं में बदलकर गायब हो जाते हैं। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। दीपक जलाने से? उस दीपक में ऐसा क्या था? क्या वो कोई पवित्र चीज थी? स्रोत ये नहीं बताता। शायद वो सिर्फ रोशनी का प्रतीक है जो अंधेरे को भगाता है, या शायद उसका कोई और रहस्य है। ये बात खुली छोड़ दी गई है। ये समाधान थोड़ा अचानक सा भी लगता है ना? क्या खतरा सच में टल गया? भाई तो यही मानते हैं। वो तेजी से बाहर भागते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आत्मा को शांत कर दिया या हरा दिया। स्रोत बताता है कि वो हंसते भी हैं और कसम खाते हैं कि अब कभी उस हवेली में वापस नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पर कहानी खत्म हो सकती थी, एक पारंपरिक भूतिया कहानी की तरह। बुराई हारी, नायक बच गए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं।
यहीं पर कहानीकार अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। कहानी का अंतिम और सबसे यादगार मोड़ आता है। क्या होता है घर लौटने के बाद? उस रात बाकी भाई तो शायद थककर और राहत महसूस करके सो जाते हैं, पर आर्यन को नींद नहीं आती। शायद उसका अनुभव सबसे गहरा था, या वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है, बाहर सड़क पर देखता है, और उसे उसे वही औरत दिखाई देती है। वही औरत, हवेली वाली, लाल आंखों वाली। हाँ, वही लाल आंखें, वही चौड़ा मुंह। हवेली का आतंक अब बाहर आ गया है। ये तो बहुत डरावना है। और उसकी हंसी फिर से गूंजती है, इस बार इन शब्दों के साथ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ओह, ये अंत तो सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, ये कहानी को उस भूतिया हवेली के सीमा से बाहर ले आता है। बिल्कुल, खतरा अब एक जगह पर कैद नहीं है, वो व्यक्तिगत हो गया है। वो आर्यन का पीछा कर रहा है। जो जीत लग रही थी वो शायद बस एक धोखा थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी 6 भाइयों की भूतिया हवेली यात्रा के विश्लेषण को देखें, तो ये कहानी डर पैदा करने के लिए बहुत सी तकनीकों का इस्तेमाल करती है। माहौल बनाना, किरदारों की विविधता, हाँ, रहस्य और अनिश्चितता, वो आईने वाला मनोवैज्ञानिक डर, और फिर वो सीधा दिखने वाला खतरा भी। और कहानी का ढांचा भी काफी दिलचस्प है। चुनौती, फिर हवेली में प्रवेश, डर का धीरे धीरे बढ़ना, फिर वो चरम बिंदु, एक अप्रत्याशित सा समाधान, और फिर एक झूठा अंत, जिसके बाद असली परेशान करने वाला अंत आता है। ये दिखाता है कि कैसे जिज्ञासा या बहादुरी दिखाने की इच्छा खतरनाक हो सकती है, और कैसे कुछ अनुभव आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, आपको हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानी पारंपरिक भूतिया कहानियों से इसलिए अलग है कि अंत में कोई सुकून, कोई सुरक्षा का आश्वासन नहीं है। खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि शायद और ज्यादा निजी और खतरनाक हो गया है। हाँ, और ये अंत कई सवाल छोड़ जाता है जो पाठक या दर्शक को सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि क्या वो औरत सच में हवेली से बाहर आ गई थी, या ये सिर्फ आर्यन के दिमाग का वहम है, उसके अनुभव का असर। हाँ, क्या ये कोई ट्रॉमा जैसा है, या वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जो अब उसके पीछे है? और उस दीपक का क्या रहस्य था? उसने सायों को कैसे भगाया? क्या वो स्थायी समाधान था या बस कुछ देर के लिए? स्रोत इन सवालों के जवाब नहीं देता, जिससे कहानी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, इसका असल में क्या मतलब है? हाँ, ये खेल किसके लिए शुरू हुआ है? सिर्फ आर्यन के लिए, या सभी भाइयों के लिए? आगे क्या होगा? ये खुला अंत कहानी को एक साधारण डरावनी कहानी से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के दायरे में भी ले जाता है। तो अंत में ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि डर असल में है क्या, उसके स्रोत कहाँ हैं, बाहर या हमारे अंदर? और क्या कुछ दरवाजे वाकई ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए? ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाते हैं, है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।